Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies Class 12th, we will continue the chapter Organizing, and in that today we will discuss the decentralization. In the previous lecture of uh, uh, Business Studies, we have discussed the delegation of authority and what is the process of delegation of authority and what are the elements of delegation of authority. Today we will discuss the decentralization. हिंदी में इसको कहते हैं विकेंद्रीयकरण. तो what is the meaning of decentralization? Decentralization is the expanded form of the delegation of authority. That is, delegation of authority is throughout the organization. तो delegation of authority क्या था? Delegation of authority था कि जब एक सब सीनियर जो है अपने से जूनियर इमीडिएट जूनियर पर्सन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार या अथॉरिटी जो है उसे देता है ताकि वो अपनी ड्यूटी को या रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सके, पूरा कर सके. तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसी का एक विस्तृत रूप है, एक फैला हुआ रूप है. जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, सिर्फ एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है. और सीनियर जूनियर जो होता है वो स्केलर चेन के हिसाब से होता है. तो वो अपने से इमीडिएट जूनियर को जो है वो अधिकार देता है, काम सौंपता है और साथ में अधिकार देता है काम को पूरा किया जाए. डिसेंट्रलाइजेशन उसी का एक बड़ा रूप है जिसमें कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो है अधिकार का अंतरण होता है, यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, एक स्केलर चेन में होता है. तो जो सीनियर है वो अपने से जूनियर्स को एक से अधिक लोगों को मतलब पावर्स देता है, फिर वो अपने से जूनियर्स को देता है. तो इसे हम जो है और डेलीगेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये एक वाइड यानी विस्तृत डिस्ट्रीब्यूशन है अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का टू द स्मॉलेस्ट यूनिट. तो जो सारे संगठन में ऊपर से लेकर लास्ट लेवल तक है, नीचे तक, अंतिम छोर तक जो है पावर्स या अथॉरिटीज़ को हम बांट देते हैं. सीनियर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या बॉस होते हैं वो ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी में स्टेप बाय स्टेप जो है एक स्केलर चेन में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनको पूरा करने के लिए अधिकारों को नीचे तक बांट दिया जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट यानी अंतिम छोर तक. दैट इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन और वो पूरे संगठन में ये होता है. तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिर्फ दो लोगों के बीच में था, दो लेवल्स के बीच में था, और डिसेंट्रलाइजेशन पूरे ही संगठन में होता है. तो पूरे संगठन में सभी लोगों को अधिकार बांट दिए जाते हैं, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. तो इसे हम एक जो है चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं. जो ये हमारा नॉर्मल चार्ट है ये हमारा है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं. तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जैसे कि आपका सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे होते हैं फिर जनरल मैनेजर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इसे कहा जाता है. उसके बाद जो है इनके नीचे जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर होता है और इनके नीचे मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, पर्सनल मैनेजर होता है और फाइनेंस मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है. इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अधिकारी हो सकते हैं. उनके नीचे जो है फिर उनसे लोअर जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो होते हैं, जैसे सुपरवाइजर होते हैं प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे, मार्केटिंग मैनेजर के नीचे भी सुपरवाइजर हो सकते हैं, या उनका पर्सनल मैनेजर्स जो हैं उनका लोअर स्टाफ है, फाइनेंस मैनेजर का लोअर स्टाफ है, सेल्स मैनेजर का. और ये चेन जो है आखिरी जो व्यक्ति होता है ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का, उस तक जो है ये पावर्स जो है मतलब ये चार्ट हमने बनाया है. और अथॉरिटी का जो फ्लो होता है टॉप टू बॉटम होता है. तो जिस तरह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में था कि ऊपर से नीचे बॉस जो है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डायरेक्टर कोई जनरल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और साथ में से पावर देता है. तो उस पावर में से कुछ पावर जो है जनरल मैनेजर जब उसे काम सौंपता है प्रोडक्शन मैनेजर को या मार्केटिंग मैनेजर को या इनको जो भी काम सौंपे जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पावर्स इनको दे दी जाती हैं ताकि इन्हें बार बार ऊपर इनसे ज़्यादा पूछताछ ना करनी पड़े, ये अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकें और इमीडिएटली काम को कर सकें और इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े. तो ये जो जनरल मैनेजर है या सीईओ है, ये अपने से लोअर लेवल के जो इमीडिएट लोअर रैंक के जो ये अधिकारी हैं, मैनेजर्स हैं, इनको ये जो है पावर्स अथॉरिटीज दे देते हैं. उसके बाद ये सभी को पावर मिली है. उसके बाद जो प्रोडक्शन मैनेजर है, मान लीजिए उसे कोई टास्क दिया गया है, उसे पूरा करने के लिए वो अपने सुपरवाइजर्स को कुछ पावर दे सकता है ताकि वो फैक्ट्री लेवल पर अपने वर्कर्स को हैंडल कर सकें, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर सकें, कोई डिसीजन अगर उन्हें वर्क से रिलेटेड लेना है वो ले सकें, उन्हें बार बार जो है प्रोडक्शन मैनेजर से ना पूछना पड़े. तो इस तरीके से जब अधिकारों को जो है ऊपर से नीचे एक स्केलर चेन में सभी के बीच में बांट दिया जाता है. तो यहाँ पर हम रेड जो एरो है इससे हम देख सकते हैं
कि ये रेड एरो ये शो कर रहा है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी जो है सभी के पास आ रही है इमीडिएट। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली ये है कि सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी लोअर स्टाफ को पावर नहीं दे रहे हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीधा पर्सनल मैनेजर को पावर नहीं दे रहे हैं, वो अपने से नीचे वालों को देंगे, फिर वो अपने से नीचे वालों को पावर देंगे, और उसके बाद वो अपने से नीचे वालों को। तो इस तरह से पावर्स जो है सारे संगठन में सभी लोगों को बांट दी जाती हैं, ताकि जो है संगठन का काम सुचारू रूप से हो सके, सभी अपने अपने लेवल्स पर डिसीजंस ले सकें, जो भी उन्हें काम सौंपा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, उनको वो पूरा कर सकें। तो इस तरीके से तो ये जो हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, इसमें हमने डिसेंट्रलाइजेशन शो किया है, यानी कि अथॉरिटी का अब हर लेवल पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या सीईओ को अथॉरिटी दे रहे हैं, कोई काम दे रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं, और साथ में कोई उनको अथॉरिटी देते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। तो 2 लेवल्स के बीच में ये क्या हो गया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और जब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो ये क्या बन जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है? विकेंद्रीयकरण। तो केंद्रीयकरण क्या होता है? केंद्रीयकरण होता है जब सारी पावर्स एक ही बॉस के या जो टॉप मैनेजमेंट है उसके हाथ में रहती है, और उसको ही सारे डिसीजंस वो ले सकता है। जो लोअर रैंक के एम्प्लॉयज़ हैं या सबॉर्डिनेट्स हैं, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। पूरी तरह से जो है इसमें ऑटोनॉमी होती है टॉप मैनेजमेंट की, वो अपने हिसाब से अपने काम करवाते हैं, उनके मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज जस्ट अपोजिट टू द सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में अधिकारों का केंद्रीकरण होता है, एक स्थान पर केंद्रित होते हैं सारी पावर्स, टॉप मैनेजमेंट के हाथों में होती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में वो पावर्स जो हैं सभी को बांट दी जाती हैं। तो ये बेसिक जो है मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो अभी जो हमने समझा उसके बेस पर जो है अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की क्या विशेषताएं होती हैं। इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिर्फ 2 ही लेवल्स के बीच में होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो पूरे संगठन में होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू आउट टॉप टू बॉटम जो है वो फ्लो करता है डाउनवर्ड। तो ये इसका विस्तृत रूप होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज अप्लाइड इन द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे संगठन में होता है, ना कि सिर्फ 2 लेवल्स पे। तो पूरे संगठन में जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। देन इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। तो ये सीनियर ऑफिसर्स का वर्कलोड जैसे कम हो जाता है, वर्क डिवाइड हो जाता है, जिससे कि सीनियर ऑफिसर्स जो है वो अपने और जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर सकते हैं, और अपना फोकस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बना सकते हैं। देन डिसीजन मेकिंग पावर इज गिवन टू सबॉर्डिनेट्स हु परफॉर्म द एक्टिविटीज़ या वर्क। तो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो सबॉर्डिनेट्स को दी जाती है, जिससे कि वो अपने एक्टिविटीज़ को कर सकें। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन इज जनरली डन इन द लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशंस और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन जनरली हम कहाँ पर देखते हैं, किस तरह के संगठनों में होता है? बेसिकली बड़े आकार के संगठनों में होता है, जहाँ पर बहुत बड़े लेवल्स पे काम होते हैं। सेंट्रलाइजेशन जहाँ पॉसिबल नहीं होता है, एक ही आदमी सारे डिसीजंस नहीं ले सकता है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि सभी को पावर्स दे दी जाती हैं और अपने अपने लेवल्स पर जो है इसमें डिसीजन लिया जा सके। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो हमने पहले भी पढ़ा था। डिविजनल क्या होता है? जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े साइज का ऑर्गेनाइजेशन होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो एक ही के लिए जो टॉप मैनेजमेंट अकेला वो सारा जो है बिजनेस नहीं संभाल सकती है, सारे डिविजन्स को नहीं देख सकती है, तो इसलिए वो जो डिविजनल हेड्स होते हैं उनको जो है पावर्स दे देते हैं, ताकि वो अपने अपने लेवल पर इंडिपेंडेंटली अपने अपने डिविजन्स को चला सकें। तो ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े आकार के ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पर कंट्रोलिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए और काम में तेज़ी लाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, जिससे कि काम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो अभी तो हमने विशेषताएं देखी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा होता है संगठन में डिसेंट्रलाइजेशन होने से? तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है उसकी, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट इज पॉसिबल एज दे आर गिवन पावर्स टू टेक देयर ओन डिसीजंस। तो क्योंकि यहाँ पर हम उनको फुल पावर दे देते हैं कि वो अपने लेवल पर अपने जो भी उनका डिपार्टमेंट है या उनका काम है उससे रिलेटेड वो अपनी डिसीजन ले सकते हैं, तो उनका विकास होता है, क्योंकि उनको एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप होती है, वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, और उनसे वो जितना ज़्यादा वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उतना ही ज़्यादा वो सीखते हैं और उनका विकास होता है। देन
सेकंड जो इंपॉर्टेंस है दैट इज सीनियर ऑफिसर्स वर्कलोड इज रिड्यूस्ड एंड दे कैन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द बिजनेस। तो इससे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको भी फायदा होता है, ना सिर्फ जूनियर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका फायदा होता है। सीनियर ऑफिसर्स को ये फ़ायदा होता है कि जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने से जूनियर स्टाफ को दे देते हैं और साथ में उनको जो है पावर्स भी दे दी जाती हैं, तो वो जो सीनियर स्टाफ है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, वर्कलोड कम हो जाता है, जिससे कि वो अपना मेन फोकस जो है डेली रूटीन के कामों पे ना लगा करके अपने इंपॉर्टेंट कामों पर लगाते हैं। जैसे पॉलिसी मेकिंग है या कोई और प्लानिंग करनी है उनको, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर अपना फोकस रखते हैं। और जो रोज़मर्रा के काम हैं जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट नेचर के नहीं है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचर के नहीं है, वो अपने जूनियर्स को वो पावर्स दे देते हैं, उसके हिसाब से वो उसको करते रहते हैं। तो सीनियर्स का भी वर्कलोड कम हो जाता है और वो अच्छे से अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं। देन थर्ड इम्पॉर्टेंस इज क्विक डिसीजन आर पॉसिबल। क्विक डिसीजंस क्यों होंगे? क्योंकि हमने पावर्स जो है अपने से जूनियर्स को दे दी हैं, उन्हें जैसा ठीक लगे उस तरह से डिसीजन ले सकते हैं और हमारा मेन फोकस होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें ऑर्गेनाइजेशन के। तो उन्हें जिस तरह से सही लगेगा वो उस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। तो बार बार उन्हें अपने सीनियर से पूछना नहीं पड़ेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि जो हम बार बार डिसीजन लेने के लिए हमें बार बार ऊपर जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, उससे जो है डिसीजन लेने में देरी होती है, प्रॉब्लम आती है और इससे कई बार हमारे हाथ से बड़े अच्छे अवसर जो हैं वो निकल जाते हैं बिजनेस के। तो कई बार हमें इमीडिएट डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो है डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत फ़ायदा मिलता है। ओके, fourth importance is it develops the managerial talent for future as subordinates get chance to show their hidden talents and creativity। तो इससे मैनेजरियल टैलेंट जो होता है सबॉर्डिनेट्स का, वो हमें पता चलता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, तो उनके अंदर छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो हमें पता चलती है जब हम उन्हें कोई काम सौंपते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उन्हें पावर भी देते हैं कि आप इस टारगेट को अचीव करिए और जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो वो अपने नए आइडियाज़, नई जो उनके अंदर की क्वालिटीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए जो उनके मैनेजरियल स्किल्स हैं कि किस तरह से हम उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस काम को करते हैं, उसको अंजाम देते हैं काम को। ये जो मैनेजरियल क्वालिटीज़ होती हैं, एक मैनेजर की जैसे क्वालिटी, जैसे मैनेजर को एक डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे मैनेजर को जो है अपने काम से रिलेटेड उसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जब वो पूरी करते हैं तो उनके अंदर के जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं और आगे फ्यूचर में जो है हम उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इससे बिजनेस को भी फायदा होता है। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम बिजनेस को आसानी से बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे। डिसेंट्रलाइजेशन से उन्होंने अपने लेवल पर ही जो है अपने हिसाब से अपने काम को करके देखा है, तो उन्हें बहुत सारी जो है नॉलेज उनके पास है, उनके अंदर जो स्किल्स हैं उनके डेवलप हैं, तो हम आसानी से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, उसका आकार बढ़ा सकते हैं, नई नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से जो है हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए भी फायदेमंद होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए। देन इट फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग एज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ कैन बी फिक्स्ड। तो क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसको जो है पावर देते हैं, अथॉरिटी देते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी इसमें जो है वो फिक्स हो जाती है, किसको हमने क्या काम सौंपा था और उसको उस काम को वो किया या नहीं किया। तो हम इसमें आसानी से किसी भी चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स कर सकते हैं कि किसने काम नहीं किया या किसने किया, या किस तरह की अगर कोई गलती हो जाती है काम में तो हम उसमें देख सकते हैं कि किसकी वजह से, किसकी की गलती की वजह से ये काम जो है हमारा सही नहीं हो पाया या खराब हुआ, इसमें कोई समस्या आई। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन से अकाउंटेबिलिटी भी जो है एम्प्लॉयज़ की फिक्स की जा सकती है। तो ये जो थे इसके इम्पॉर्टेंस थी डिसेंट्रलाइजेशन की, जो कि अब आपको सुनने से ये लगा होगा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी सेम इसी तरीके की चीज़ है और डिसेंट्रलाइजेशन भी सेम ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे हमें पता चलता है कि ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है या ये डिसेंट्रलाइजेशन है? क्योंकि एग्जाम में जब बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उसमें से मोस्टली जो हम पिछले सालों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो केस स्टडीज़ दिए जाते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें इस तरह से होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर इट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसको कहते हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए और साथ में आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए या इंपॉर्टेंस बताइए। तो किसी भी तरीके से है जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, बड़े क्वेश्चन में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को कैसे पहचाना जाता है और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज
इट इज़ कंपल्सरी टू अकम्प्लिश द वर्क। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरी है। बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा ही नहीं सकते। तो पहले आपको जो अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्हें काम सौंपना पड़ेगा, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, फिर आप उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी और फिर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। तो यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के बिजनेस में, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे वो डिविजनल हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक बिजनेस में यानी कि काम आप बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कर ही नहीं सकते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है दूसरी तरफ इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ वॉलंटरी। तो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि हम डिसेंट्रलाइजेशन के बिना भी काम कर सकते हैं। यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हो ही रहा है, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी को पावर्स दे दें ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये कंपल्सरी नहीं होता है। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होता है इट स्कोप इज़ नैरो। इसका स्कोप नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं और छोटे लेवल पर इसमें जो है अथॉरिटी को दिया जाता है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 2 लोगों के बीच में होता है, तो एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है इसका स्कोप वाइड होता है, इसमें पूरे संगठन में जो है सभी को पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं, तो इसका स्कोप जो होता है वो वाइड होता है। देन थर्ड जो डिफरेंस है दैट इज सबॉर्डिनेट्स गेट लेस फ्रीडम। तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है इसमें पावर्स दी जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इतने फ्री नहीं होते हैं अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए। तो उनमें थोड़ा सा जो है फ्रीडम कम होती है एज कम्पेयर टू द डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में दूसरी तरफ जो होता है सबॉर्डिनेट्स गेट मोर फ्रीडम, तो इसमें जो है उनको ज़्यादा पावर्स मिलती हैं और वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, अपने हिसाब से काम को कर सकते हैं, जो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पॉसिबल नहीं होता। तो ये बेसिक्स में डिफरेंस है। एंड फोर्थ डिफरेंस इज इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमने वर्क जो है होल वर्क है उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो काम हम लोगों को बांटते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। अब उन्हें उसको करने के लिए कुछ पावर्स तो चाहिए होंगी, बिना पावर्स के वो काम को कैसे पूरा करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करेंगे, तो उसके लिए उन्हें वो पावर्स देना भी ज़रूरी हो जाता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से जो है वो करना पड़ता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है इट रिजल्ट्स ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर संगठन की नीति है, पॉलिसी है कि वो अपने से जो पूरे संगठन है सभी सबॉर्डिनेट्स में जो है पावर्स को थ्रू आउट संगठन में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है, संगठन का आकार बहुत बड़ा है या अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें कंट्रोलिंग की फैसिलिटेट करने के लिए या काम को फैसिलिटेट करने के लिए कि आसानी से हम काम को कर सके, डिसीजन मेकिंग में डिले ना हो, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये बिजनेस की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम इसको करें या ना करें। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है पॉलिसीज़ की वजह से होता है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। तो आज का हमारा जो ये चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग यहीं पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने जो है बहुत तरह की चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब तक पूरे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, उसके मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी जो टाइप्स हैं, डिविजनल है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, एज अ प्रोसेस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो और डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये भी एक फॉर्म है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑर्गेनाइजिंग से कंसर्न थी। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है और आशा है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी भी तरह की आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी वे में हमने इस हर चीज़ को इजीली एक्सप्लेन किया है, ताकि और पॉइंट वाइज जो है बिल्कुल सिंपल और शॉर्टेस्ट फॉर्म में जितना हो सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आशा है आपको ये आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।